हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। कैसे हैं आप सब? चलिए वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन एंड द न्यू सेशन ऑफ द करंट अफेयर्स। ठीक है जी, जो हम लोग कंटिन्यूशन में करके आ रहे हैं। हम लोग वीक में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको पार्ट्स में स्प्लिट करके आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उन्हें भी गो थ्रू कर लीजिए। तो अगस्त के अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसको कवर कर चुका हूँ एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट फेज ऑफ द अगस्त एंड द बिगिनिंग ऑफ द सेप्टेम्बर। चलिए सो लेट्स बिगिन। देखते हैं कि इस बार की क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं हमारे पास जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले अनदर सेमीकंडक्टर यूनिट इन गुजरात। 2 सितंबर को भारत सरकार ने सनन जो जगह है गुजरात के अंदर, वहां पे आपको दिखेगा केएनएस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड जो कि मैसूर बेस्ड एक कंपनी, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है एंड आपको दिखेगा कि 3,300 करोड़ की जो लागत है उससे यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर की जो चिप्स जो बनती हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पे शुरू होगा। एक दिन में 60 लाख से ज़्यादा ये जो चिप्स हैं बनाई जाएंगी। देखो यार, दुनिया में इस समय पर आप देखेंगे तो जो सेमीकंडक्टर्स के काम है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि दुनिया में हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से घिरे पड़े हैं, चाहे वो टीवी हों, चाहे वो हमारे लैपटॉप्स हों, चाहे वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो या बाकी सारे गैजेट्स हों। तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री को देखेंगे तो ताइवान हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब ओवर द ईयर्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो आपको दिखेगा कि इंडिया भी कम्पिटिटिव एज जो है वो आपकी इस इंडस्ट्रीज के अंदर लेकर आ रहा है। सेमीकंडक्टर की जो यूनिट्स हैं उसमें एक क्रांति लेकर आ रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में ऑलरेडी 4 सेमीकंडक्टर यूनिट्स ऑलरेडी आपको दिख जाएंगे, जिसको 1.5 लाख करोड़ की जो पूरी लागत है उसके इन्वेस्टमेंट से बनाया जा चुका है। और यहाँ पे इन 3 यूनिट्स में तकरीबन 7 करोड़ चिप्स जो हैं वो पर डे जो है वो बनाई जाती हैं, आपको दिखेगा। तो इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। आपको दिखेगा कि भारत सरकार इस काम को बहुत सीरियसली ले रही है, बिकॉज अगर ऐसा चलता रहेगा तो ये एक अलग से एक ऐसी इंडस्ट्री हो जाएगी जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बूम करेगी और बहुत ज़्यादा ये एक एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पॉइंट हो सकता है भारत की जीडीपी के लिए। चलिए अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। इंडिया रैंक्स द 40th स्पॉट इन द इनोवेशन। ठीक है जी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि हमारी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो इन्होंने 133 इकोनॉमीज को सर्वे किया और उसमें भारत का रैंक कितना रहा है? 40 रहा है। लगातार पिछले 3 साल से हम 40th रैंक पर बने हुए हैं, ज़्यादा हमारे आगे की तरफ बढ़े नहीं है। लेकिन 2015 से लेकर अब तक 8 साल में हमने 81 से लेकर 40 रैंक तक की जंप लिया, मतलब 41 रैंक्स हमने इंप्रूव किया खुद को। तो ये कमेंडेबल जॉब है, लेकिन पिछले 3 साल से हम 40 रैंक पे ही अटके हुए हैं। ठीक है, सो अगर इस लिस्ट की बात करें तो आपको दिखेगा कि स्विट्जरलैंड टॉप पर है और स्विट्जरलैंड का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुनिया के सबसे वेल्दिएस्ट कंट्री और 5th मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड है। इन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत शानदार तरीके से डिसेंट्रलाइज कर रखा है। कभी मौका लगेगा तो मैं आपको स्विट्जरलैंड के एग्जांपल्स देके समझाऊंगा कि कैसे वी कैन लुक अप टू द स्विट्जरलैंड फॉर द बेटर ग्रोथ, है ना। तो आपको दिखेगा इनोवेशंस की आइडियाज उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट किए हैं इस केस में। ठीक है, तो आपको दिखेगा 13 ईयर्स से लगातार आपको स्विट्जरलैंड टॉप पे दिखेगा, फॉलोड बाय द स्वीडन। और स्वीडन का ही मॉडल एक्चुअली में स्विट्जरलैंड ने फॉलो किया था। देन द यूएसए एट द 3rd रैंक इन दिस केस। तो आपको देखिए 133 कंट्रीज में आपको दिखेगा कि इस इनोवेशन के केसेस में इंडिया हैज बीन रैंक्ड 40th फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम। ठीक है जी, अगली खबर देखते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे एनिटको के नाम से जाना जाता है, तो आपको दिखेगा इसका जो 72,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार का, उसे पास कर दिया गया है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टूरिस्ट फैसिलिटीज, सोलार और गैस पावर प्लांट्स जो हैं वो रेस किए जाएंगे, जहाँ पे अंडमान निकोबार की जो इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसको भी आप पूरे मद्देनजर के अंदर इस केस में रखेंगे। ठीक है जी, तो आपको दिखेगा कि एनिटको है क्या। 1978 के अंदर आपको दिखेगा कि अंडमान निकोबार की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको मद्देनजर रखते हुए, ट्राइबल लोगों के बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए, ट्राइबल बेनिफिट्स को रखते हुए मद्देनजर, ताकि पूरे इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट को एक साथ डेवलप किया जा सके, टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। तो उसके लिए संस्था का निर्माण किया गया था ताकि ये एक बेहतर इस रीजन का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो सके। ठीक है जी, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड यूके सेट टू साइन हिस्टोरिक एआई ट्रीटी। ठीक है जी, लास्ट ईयर बेलिशले पार्क के अंदर एआई को लेकर कंसर्न्स जो हैं वो जाहिर किए थे आपकी
यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने और यूके ने, तो आपको देखिएगा इन्होंने एक ट्रीटी दोबारा से इसको लेकर साइन किया जहाँ पर जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन राइट्स है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, उसके ऊपर इसके बारे में डिटेल में बात हुई है। अगर इसके मैं मेजर थीम्स की बात करूँ, इस पूरे मीटिंग का क्रक्स आपको बताऊं तो इस क्रक्स के अंदर 3 मेजर गोल्स लिए गए हैं। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन हाउ एआई इज यूज। ठीक है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आप लोग देख रहे हैं लोग किसी की वॉइस भी निकाल सकते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होती है, डीप फेक जैसे कंसेप्ट आप लोग न्यूज में सुन चुके होंगे जहाँ पे चेहरा बदल दिया जाता है। सो फ्रॉम दैट एंगल, फ्रॉम दैट परस्पेक्ट आपको दिखेगा कि ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करने बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। एआई का इस्तेमाल करके कोई पॉलिटिकल प्रोसेसेस नहीं होने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बहुत बारी कंट्रीज़ के अंदर देखा गया है कि रॉन्ग परसेप्शंस एआई के थ्रू जो है वो डेवलप कर लिए जाते हैं। तो हो बहुत कुछ सकता है एआई से यार, बस वो स्यापा है। तो प्रोवाइड लीगल सपोर्ट फॉर एनीवन हुज राइट्स इज वायलेटेड बाय एआई सिस्टम। अगर किसी के कोई राइट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वायलेट होते हैं तो उसके लिए क्या लीगल रेमेडीज हो सकती हैं, उसके ऊपर भी बात हुई है। तो एआई एक ऐसा मुद्दा है जो हमें आने वाले समय में चाहिए भी, लेकिन ये मुद्दा बहुत खतरनाक भी है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इंसान इतिहास में पहली बार होगा कि मशीनों से हार जाएगा, और ये बहुत थ्रेटफुल है, बहुत ज़्यादा थ्रेटफुल है आपके लिए। ठीक है, इसका एक सही उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2024 चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल इन पेरिस, इसकी बात पिछली बार G20 की मीटिंग में बहुत धूमधाम से हुई थी। ठीक है, तो CSAR चीफ साइंस एडवाइजर्स की जो राउंड टेबल मीटिंग है, इसको यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स जो हमारा पेरिस में है वहाँ पे इसे किया गया है। ठीक है जी, तो इसमें आपको दिखेगा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनेस्को और जो इसका साइंस सेक्टर है उन सब ने मिलकर इसके ऊपर बातचीत की है। इसके मेन थीम्स और एजेंडा की बात करें तो थीम रखा गया फॉस्टरिंग ओपन साइंस एंड ब्रिजिंग नॉलेज असिमेट्री एंड द बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। दिस मीन्स द इवेंट विल फोकस ऑन, इसके थीम को हम अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो पहला है मेकिंग साइंटिफिक नॉलेज ओपन एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन। ओपन साइंस मतलब ऐसा ना हो कि साइंस में हमें जो पता है उसको हम लुका लुका के रखें, सिर्फ अपने लिए रखें, किसी और को उस बारे में उसकी कोई ज्ञान ना हो, उसका ध्यान रखा जाए। रिड्यूसिंग गैप्स इन नॉलेज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स, तो आपको दिखेगा कि जो नॉलेज है उसको शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग द एबिलिटी ऑफ कंट्री टू गिव रिलायबल एंड यूजफुल साइंस एडवाइसेस। ठीक है, साइंस का एक बेहतर इस्तेमाल, एक ऐसा इस्तेमाल जिससे आपकी डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जाएं, उसके वरदान की तरफ हम जाएं, मतलब उसका कर्स ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग साइंस का कोई मिसयूज़ करें। तो एक बेटरमेंट के लिए साइंस का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में इसमें बात थी। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल था जिसको पिछले साल G20 में डिस्कस किया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ इस बार यूनेस्को ने इसमें बहुत धूमधाम से पार्टिसिपेट किया है, ताकि इस मुद्दे के ऊपर जो 3 थीम्स हमें दी गई है, इस थीम के ऊपर हम लोग काम कर सकें। देखते हैं आगे इसका कैसे रहेगा, बट एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है ये। ठीक है, इंडिया लॉन्चेस बायो E3 पॉलिसीज टू बूस्ट सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें सब स्कीम का नाम याद रख सकते हैं कि बायो E3 पॉलिसी लॉन्च की गई है, जहां बायोटेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हम लोग काम करेंगे, और ऐसा एस्टिमेट है कि आने वाले 1 डेकेड के अंदर ये बायो मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे पास 2 से 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। ये बहुत बड़ा नंबर है क्लास, और ये फ्यूचर भी है। ठीक है, हम लोग बार बार बायोडिग्रेडेबल सब्स की बात करते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो उसको लेकर पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने इस पॉलिसी को बनाया है जहाँ पे वेस्ट के ऊपर, रिड्यूसिंग वेस्ट के ऊपर एंड डेवलपिंग इनोवेटिव वेस्ट टू मेक प्रोडक्ट्स बेटर फॉर द प्लेनेट, उसके ऊपर जो है वो काम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एज आई टोल्ड, 2 से 3 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी अगले 10 साल में बन सकती है, आज से 10 साल में। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है जी, चलिए जी, राजस्थान अप्रूव्स 33% विमेन रिजर्वेशन इन द पुलिस फोर्स। ठीक है जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के इलेक्शंस में ये वादा किया था कि हम राजस्थान के अंदर विमेन रिजर्वेशन जो है वो जॉब्स में भी लेके आएंगे, तो उन्होंने अपना पहला प्रॉमिस डिलीवर किया है, और 33% राजस्थान की पुलिस की जो वैकेंसीज निकली है उसमें उन्होंने विमेंस का जो कोटा है वो उन्होंने रिजर्व किया है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट, एग्री श्योर फंड एम्पावर स्टार्टअप्स एंड सपोर्टिंग इंडियन फार्मर्स। ठीक है जी, आप लोग समय समय से देख रहे हैं, हम लोग भारत में, भारत सरकार और किसानों के बीच में बहुत लंबे समय से तनातनी चल रही है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू, बट टाइम टाइम आप देख रहे हैं कि सरकार किसानों को खुश करने के लिए, किसानों की आमदन को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई स्टेप्स किसी ना किसी फॉर्म में लाती ही जा रही है, चाहे वो हमारे इस बार की बजट की बात हो या किसान क्रेडिट कार्ड के
पेमेंट्स की बात हो या बाकी कोई इनोवेशन हो, वो किए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक एग्री श्योर नाम का जो फंड है उसको रिलीज किया गया है। श्योर की यहाँ पर आपको फुल फॉर्म दिख जाएगी, एग्रीकल्चर स्टार्टअप एंड रूरल बिजनेसेस, ठीक है जी। तो इसका मेन पर्पस ये है कि 750 करोड़ का फंड भारत सरकार नाबार्ड के थ्रू इसमें रिलीज करेगी, ताकि जो लोग एग्रीकल्चर में इनोवेशंस ढूंढ रहे हैं, जो लोग एग्रीकल्चर में स्टार्टअप और बेटर आइडियाज ढूंढ रहे हैं, टेक्निकल जो लैक हमें एग्रीकल्चर में दिखता है उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सारे वेंचर्स को प्रोवाइड करेगी, चाहे वो रिस्की हैं, चाहे वो पोटेंशियली बहुत हाई आइडियाज रखते हैं, सरकार उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कीम्स, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट ओके, इसके की फीचर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या करेगा। जैसे कि लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, जो किसानों की खेती में लागत आती है उस लागत को कम करना है। एंश्योर द फार्मर्स गेट फेयर प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप, और किसानों को उनकी फसल का सही जो दाम है वो मिलना चाहिए। एनकरेज ग्रोइंग ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, जो कि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के साथ कि वो एक ही तरीके की क्रॉप के पीछे पड़े हुए, क्रॉप रोटेशंस के बारे में या वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के बारे में बात नहीं होती है हमारे आम किसानों के बीच में, जो कि एक स्टेगनेंसी उनकी इनकम में भी लेकर आ रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम लूजिंग क्रॉप्स ड्यू टू अनफॉर्सीन इवेंट्स, तो जैसे आपको दिखेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को लेकर इसमें काम किया जा सकता है, वेदर फोरकास्टिंग को लेकर बेटर काम किया जा सकता है, पेस्टिसाइड्स जैसी प्रॉब्लम्स को लेकर इसमें काम किया जा सकता है। तो इन सारे मेथड्स को अगर आप क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो एग्री श्योर विल वर्क आउट इन दिस पर्टिकुलर मैनर एंड बाय एड्रेसिंग दीज 4 प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द विष्णु युद्ध अभ्यास। तो ये एक छोटी सी क्वेश्चन है जो साइंस एंड टेक से मुझे लग रहा है कहीं फंस जाएगी। जूनोटिकल डिसीजेस जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं, उनको टैकल करने के लिए एक मॉक ड्रिल जो है वो भारत में की गई है, ठीक है। ये आपको दिखेगा 27 से लेकर 31 अगस्त तक की गई थी, ताकि भारत में जो वन नेशन वन हेल्थ जैसी स्कीम्स चल रही हैं उसके तहत ये एक मॉक ड्रिल जो है वो किया गया है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई जूनोटिक डिसीज फैलते हैं तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, हाउ वी कैन बी प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर दिस टाइप ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स इफ दिस हैपेंस इन द फ्यूचर, ठीक है। चलिए जी, तो वेस्ट बंगाल अपराजिता एंटी रेप बिल, मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कलकत्ता रेप केस को लेकर पूरे देश में एक नाराजगी का माहौल है। तो इसी के बीच में वेस्ट बंगाल के अंदर आपको दिखेगा अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल, जिसे वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 भी कहा गया है, जहाँ पे जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं उनके प्रति क्या सख्त कानून बनाए गए हैं। तो इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसे केस में जो अक्यूज्ड है उसे लाइफ सेंटेंस जो मिलेगा वो विदाउट पेरोल मिलेगा, आप बीच में से बाहर नहीं आ पाएंगे, यू हैव टू स्टे इन द जेल फॉर दैट मच टाइम पीरियड। फिर कैपिटल पनिशमेंट के प्रोविजंस रखे गए हैं। अगर आप किसी महिला के साथ जब रेप किया है तो उस केस के बाद अगर बॉडी को म्यूटेट किया गया है, बॉडी से छेड़छाड़ की गई है, छेड़छाड़ का मतलब कोई जो बॉडी पार्ट है उसे छिन्न भिन्न किया गया हो, तो ऐसे केस में आपको सीधा कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी वेदर द डेथ हैपन्स और नॉट। एंड द रिवाइजन्स ऑफ द पोक्सो एक्ट, ठीक है जी, जो हमारे पोक्सो का एक्ट है उसके अंदर भी जो है चाइल्ड अब्यूज़ के जो केसेस हैं उसको लेकर भी इसमें काफ़ी सारे रिविजन्स जो हैं वो सरकार द्वारा किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिपुरा साइंस पीस एग्रीमेंट विद द इंसर्जेंट ग्रुप्स, ठीक है जी। बहुत लंबे समय से त्रिपुरा के अंदर जो पीस टॉक्स थे वो चल रहे थे, तो आपको दिखेगा कि वहाँ के जो 2 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, दैट इज द नेशनल लिबरल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्सेस, इन्होंने नई दिल्ली में अमित शाह जी के साथ एक पीस एकॉर्ड जो है वो साइन किया, यानी कि वहाँ के 2 ग्रुप्स ने आर्म सरेंडर किए, एक तरह से आप मान के चलिए। और ये एक बेहतरी की तरफ स्टेप है। क्लास भारत में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को सुना बहुत कम गया है, ऐसा माना जाता है। भारत के 75 साल के इतिहास में एक अनसुना हिस्सा है भारत का, इसलिए आप देखेंगे कि भारत के बहुत सारे लोगों को नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स के नाम, उनकी कैपिटल्स भी नहीं पता होती हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स तो हमें क्या ही पता होंगी। सो इट्स अ गुड मूव, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है, उन लोगों से बातचीत की जाती है, और ये एक चीज़ें जो भी हैं ये आर्म्ड रिबिलियन के थ्रू तो नहीं होंगी। अगर आप आर्म्स उठाते हो तो सरकार भी पूरे शस्त्र के साथ काम करती है, तो ये डायलॉग और पीस का ही काम है। एंड इट इज़ अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स स्टॉपिंग दिस इंसर्जेंसी एंड कमिंग बैक टू द नॉर्मलेंसी, एंड इट शुड बी द ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज द मेन कंसर्न ओवर देयर, ठीक है। तो ये एक पैक्ट साइन किया गया, इसमें अमित शाह जी और चीफ मिनिस्टर जो त्रिपुरा के मानिक साहा वो वहां पर अवेलेबल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ द न्यूज। आपके साथ फिर से हाजिर होंगे दोबारा से, और दोबारा से हम लोग
आगे की खबरों को देखेंगे। तब तक आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स पे, जहाँ पे हम आपके लिए बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम लाते रहे, ताकि आप लोग अपडेट रहें, आपको एग्जाम्स की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टाइम मिलती रहे, और इस तरीके का जो कंटेंट, क्रिस्पी कंटेंट है, ताकि आपका पेपर में आपको सीधा पढ़े और आपका पेपर क्लियर हो जाए, वो आपको मिलता रहे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।